ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। हम सबके जीवन में अलग अलग तरह का संघर्ष है, कहीं पढ़ाई का, कहीं नौकरी का, कहीं घर का, तो कहीं अपने लिए रास्ता तलाशने का। इन सब के साथ एक नई चुनौती आ गई है, कोरोना संक्रमण की। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जीवन में पहले से ही बहुत सारी मुसीबतें थी, अब इस नई मुश्किल का सामना कैसे हो पाएगा। देखिए, चुनौती तो सबके साथ होती है, रास्ते किसी के भी आसान नहीं होते हैं। सबको राह में आने वाली बाधाओं को पार करके ही आगे बढ़ना होता है। कोरोना संकट के बीच आपको भी सावधानी बरतकर अपने लिए रास्ता खुद ही निकालना होगा। मन में भरोसा कि आप जरूर सफल होंगे, हिम्मत मत हारिए। इस लड़ाई में बुलंद हौसले के साथ डटे रहिए। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, नमस्ते। इससे पहले कि डॉक्टर रेड्डी के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर रेड्डी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है कोरोना के पीक की। देश में पीक कब आएगा? आईसीएमआर की एक संस्था ने सर्वे किया है और उसके अनुसार जो परिणाम आए हैं वो ये बता रही है कि लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना का पीक डिले से आएगा और अब इसके नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है। इसके पहले एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि ये जून जुलाई के बीच आ सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पीक के बारे में यही कहना चाहते हैं कि केसेस का संख्या अगर हम मान के चलें जी, तो वो कब आएगा उसका निर्धारण करना मुश्किल है अभी फिलहाल जी, क्योंकि लॉकडाउन का असर तो जरूर हुआ है जी, और भारत में ऐसे कई सारे जगह हैं, कई सारे क्षेत्र हैं जहां पे वायरस अभी ज्यादा फैला नहीं जी, वो उसका प्रकोप बहुत ही कम रहा है जी। अगर पूरा कोशिश यही रहेगा कि केसेस बढ़े नहीं वहां पे भी, और जहां पे अब वायरस का प्रकोप ज्यादा है वहां पे भी अगर हम केसेस की संख्या कम कर सकते हैं तो अच्छी बात है जी। पर क्योंकि काफी जगह वायरस का प्रवेश नहीं हुआ है या बहुत कम मात्रा में हुआ है, हो सकता है कि केसेस का संख्या अब हल्का हल्का बढ़ेगा जी। मगर हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु कितने हो रहे हैं, क्योंकि केसेस का संख्या एक तो आप जितने टेस्ट करेंगे उसके ऊपर भी आधारित है। अगर बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा केसेस कुछ निकलेंगे जी, तो संख्या तो बढ़ता ही जाएगा जी। तो वायरस का जो व्यापक रूप में कुछ जगह अभी फैला हुआ है, मगर बाकी क्षेत्रों में भी अगर उसका प्रवेश हुआ तो केसेस का संख्या बढ़ेगा जी। मगर हम अगर मृत्यु की संख्या को रोक सकते हैं या उसको बहुत कम मात्रा में रख सकते हैं जी, तो उसको हम एक सफलता मान सकते हैं जी। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि टेस्टिंग के ऊपर भी आधारित है और नए जगहों के ऊपर भी हमें ज्यादा टेस्टिंग करनी चाहिए, तो इसके ऊपर ये संख्या के बारे में, जो केसेस की संख्या के बारे में हम निर्धारण रूप से कुछ कह नहीं सकते जी। हो सकता है कि वो 3-4 महीने लग जाए जी, मगर हमारा पूरा कोशिश यही लगना चाहिए कि अगर वायरस फैल भी जाए हम मृत्यु की संख्या कितना कम रख सकते हैं जी। और क्योंकि अगर लोगों को वायरस छू भी लिया, अगर उसका असर ज्यादा नहीं रहा तो घबराने वाली बात नहीं जी। बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, आप कह रहे हैं कि वायरस का अगर संक्रमण होता भी है और उसका असर कम हो तो अच्छी बात है। आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था 2-3 दिन पहले और उस सर्वे के नतीजे आपने देखे ही होंगे
कि देश की लगभग 1/3 आबादी, जो उन्होंने 70 से अधिक जिलों में जो सर्वेक्षण किया था, उन जिलों में 1/3 आबादी में उन्होंने पाया कि लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, उन्हें पता नहीं चला और वो खुद ब खुद ठीक हो गए। हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है कि वो कैसे ठीक हुए। क्या हर्ड इम्यूनिटी एक फैक्टर रहा? जी नहीं। एक तो देखिए कि ये जो आईसीएमआर का सर्वे है, एंटीबॉडी का सर्वे जो है जी, वो उन्होंने आंकड़े दिए हैं किन जिलों में ये सर्वे हुआ है जी। कुछ हॉट कंटेनमेंट जोन्स जो बड़े शहरों में किया गया है जी, उसके आंकड़े अभी आने हैं जी। पर जहां तक हमारे ये जिलों का ये जो सर्वे हुआ है वहां पे उन्होंने कहा कि 1% से भी कम जी, मतलब 0.73% लोगों में ये एंटीबॉडीज का वहां पे उनको ये एविडेंस मिला है, उसका सबूत मिला है जी, मतलब 1% से कम लोगों को ये वायरस अभी तक छू चुका है जी, उन जिलों में। अगर हम ये मान के चले भी कि अगर बड़े नगरों में, बड़े शहरों में कुछ ज्यादा मात्रा में भी वायरस छू चुका होगा जी, पूरा भारत में मेरे ख्याल से 5 या 6% से बढ़ के तो कभी ये वायरस का अभी प्रकोप नहीं हुआ होगा। वो मतलब वायरस से जो लोग अभी तक पीड़ित हुए हैं जी, उनका संख्या कम ही रहेगा। मेरे ख्याल से 2% से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जिलों का संख्या 1% से कम है, 0.73% है, तो बहुत ही कम लोगों को ये वायरस छू चुका है अभी तक पूरा भारत में जी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको 70% तक का चाहिए इन्फेक्शन जी। तो ये कहाँ 2% और कहाँ 70% जी। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी का कोई सबूत है ही नहीं जी बिल्कुल। हर्ड इम्यूनिटी की अभी चर्चा और इसमें संभव नहीं है, चूंकि जैसा डॉक्टर रेड्डी बता रहे हैं कि अभी बहुत कम लोगों को ये संक्रमण हुआ है। डॉक्टर रेड्डी, अब बहुत सारे लोगों की चिंताएं इस ओर भी है कि उन्हें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ऑटो में बैठना पड़ रहा है, ई रिक्शा से चलना पड़ रहा है, बसों से ट्रैवल करना पड़ रहा है, रेलगाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में वे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, 3 साधन जो पहले ही बता चुके हैं वो साधन अभी भी हमारे लिए आवश्यक है जी। एक तो है हम जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब कम से कम 1.5-2 मीटर का फासला रखना जी। ये हर वक्त ये संभव नहीं हो सकता। कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लेते हैं, बस वगैरह लेते हैं, तो उसमें हो सकता है कि ये पूरी तरह संभव नहीं है जी। मगर जिस हद तक हो सके उस हद तक हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना जरूरी है जी। मगर हर अवस्था में ये तो देखना बिल्कुल आवश्यक है कि हम मास्क पहन के रखें जी। उससे कम से कम 50% तक इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, संक्रमण का खतरा कम हो जाता है जी। और दूसरा, जब हम घर से निकलते हैं और ऑफिस दफ्तर प्रवेश करते हैं या वापस आते हैं, तब हाथ बिल्कुल धोना या हैंड सैनिटाइजर के मदद से हमें हाथ को साफ रखना बिल्कुल आवश्यक है जी। अगर मास्क और हाथ की सफाई हम बिल्कुल इसकी दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दें जी, तो तब 60% तक ये पाया गया कि प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें रक्षा मिलेगी जी। तो बाकी जो है जिस हद तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो फासला रखने वाली बात है, जिस हद तक कर सकते हैं तो उतना कर सकते हैं जी। मगर ऑफिस में भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम एक तो डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, फासले का, और ये ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ध्यान दें कि लोगों का जो चलना होता है ऑफिस में एक दिशा में ही चले, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पहले ही निर्धारण करके चलें ताकि एक दूसरे से टकरा न जाए जी। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार के जो हमें मतलब तरकीब अपनाना चाहिए वो पहले ही सोच के रखना चाहिए और जो सीटिंग वगैरह है उसका भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा फासला रखें जी। डॉक्टर रेड्डी, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वाद और सूंघने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति की अचानक से खत्म हो जाए तो वो कोरोना के नए लक्षण में शामिल कर लिए गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, आप खुद भी इससे अवगत होंगे, जो पहले से ही उनको ईएनटी से जुड़ी समस्या है और वो सूंघने की और उनकी स्वाद की क्षमता कम है,
तो क्या अब उन लोगों में एक डर सा पैदा हो गया है कि कहीं वो कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं होंगे? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि मेजर सिम्टम्स क्या है जी, और माइनर सिम्टम्स क्या है। जी, मेजर सिम्टम्स यही है कि बुखार, जी, खांसी, खास करके सूखी खांसी जी, और सांस का तकलीफ। जी, बाकी जो माइनर सिम्टम्स जो है, ये सूंघने की शक्ति खो बैठना, जी, या स्वाद खो बैठना, जी, या जो कहते हैं मसल पेन्स, मतलब शरीर में दर्द होना, जी, या चिल्स मतलब कंपन होना, जी, ये जो नई चीजें अमेरिका में उन्होंने सीडीसी वालों ने ऐड किया और अभी हमारे यहाँ पे भी आईसीएमआर ने जोड़ दिया। जी, तो इनके ऊपर हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि ये माइनर सिम्टम्स है और नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कोविड के साथ ही नहीं जुड़े हुए हैं। जी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर आपको नजला भी हो जाएगा तो स्वाद स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। हालांकि इनके ऊपर भी ध्यान इसलिए देना चाहिए कि पहले शायद ऐसे सिम्टम्स से ही हमें संकेत मिलता है। जी, किसी मित्र ने ये बताया जो कि जनवरी के महीने के पहले गूगल सर्च जो करते थे भारतीय लोग, तो उसमें ये सूंघने के शक्ति खो बैठने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। बहुत ही कम लोग उसको गूगल में सर्च करते थे। जी, मगर एकदम जनवरी से ये सूंघने की शक्ति खो बैठने का सर्च एकदम बढ़ गया। जी, मतलब तभी से कुछ हमारे ऊपर भी असर पड़ने लग गया। बिल्कुल, कुछ लोगों को ये पहले ही संकेत मिलने लग गया। जी, तो ऐसे लक्षण भी हम अगर जोड़ लें जी, तो हमें ये इसका डायग्नोसिस शुरुआत से जल्दी करने के लिए शायद ये मदद करेंगे। जी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी का जिनको सूंघने की शक्ति कुछ कमजोर है या स्वाद कुछ ठीक नहीं लगता, हर एक को कोविड हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये सारे माइनर सिम्टम्स है और हम जो कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, जी, मतलब खाली कोविड से जुड़े हुए सिम्टम्स नहीं है। जी, बिल्कुल। जम्मू से राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब जी नमस्ते। नमस्कार जी। सर जैसे मान लीजिए हम लोग ड्यूटी जाते हैं कि 10 दिन से छुट्टी मैंने मिला है कि ड्यूटी आना है तो सर जाते हैं, तो एक मशीन को एक आदमी 1 घंटे पकड़े रहता है और 1 घंटे के बाद अगर दूसरा आदमी जाता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा सर? आवाज तो साफ नहीं है आपका। जी, डॉक्टर रेड्डी ये पूछ रहे हैं कि ये किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति एक मशीन को 1 घंटे के लिए ऑपरेट करता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए जाता है, ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए? देखिए, आमतौर से वायरस अगर हम मास्क पहन के चलें और किसी व्यक्ति को खांसी या जुकाम नहीं है, जी, वायरस पहले व्यक्ति से निकल के वो मशीन के ऊपर स्थित होने का खतरा बहुत ही कम होता है। जी, और अगर वो मशीन जहाँ पे चलाते हैं, जहाँ पे हाथ लगाते हैं, उसके ऊपर अगर हम हैंड सैनिटाइजर डाल दें और अपने हाथ भी हैंड सैनिटाइजर से साफ कर लें तो वो खतरा भी टल जाएगा। हालांकि वो खतरा बहुत ही कम होगा शुरू से ही। तो यही मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उनको काम नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति बीमार नहीं है तो उनसे वायरस निकलने का भी खतरा कम ही होता है। और दूसरा, ये मशीन के ऊपर वायरस टिक के रहने का भी खतरा कम होता है। खास करके अगर मास्क पहन लें तो वो कोई भी वायरस छोटी मात्रा में भी वो बाहर निकल के वो मशीन के ऊपर लग जाने का खतरा नहीं होता। फिर भी अपने सुरक्षा के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हैंड सैनिटाइजर और साबुन पानी से बार बार हाथ धोने की जो सलाह है वो आपको अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना है। हर थोड़ी देर में ये प्रक्रिया करनी है, तभी जाकर आप कोरोना संक्रमण से बहुत हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, इस कार्यक्रम में हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल गुप्ता जी। राहुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते राहुल जी। जी कह रहे सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ
ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ में जी रहता हूँ, तो लोगों से जनसंपर्क रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। जी लोग बाग मार्केट में बैठते हैं या किसी भी गली से निकल जाएं, जी लोगों से संपर्क भी होता है तो हाथ भी मिला लेते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। हाँ। तो इससे कोई दिक्कत है क्या? जैसे हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन है छोटा सा, तो वो मतलब उसके माध्यम से लोगों को सतर्क करते हैं कि आप लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर के अंदर रहें। लेकिन क्या होता है कि वो सब धरा का धरा रह जाता है। मैं वास्तविक स्थिति बताता हूँ क्योंकि मैं ग्राम रोजगार सहायक हूँ, और जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं CEO, तो वो तो बार बार प्रोत्साहित करते, लेकिन गांव के जो सरपंच वगैरह हैं। जी डॉक्टर रेड्डी, ये समझना चाह रहे हैं कि जो सार्वजनिक जगह पे ये जाते हैं वहां पे बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते हैं, क्या सही है ये? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अपने रक्षा के लिए और दूसरों के रक्षा के लिए मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है जी। और अगर हम इसमें कोई लापरवाही करें जी तो फिर हमें भी खतरा है, हमारे परिवार के सदस्यों को खतरा है और बाकी लोगों को भी खतरा है जी। तो सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के जो सुरक्षा के साधन है, मास्क पहनना या हाथ साफ रखना, हाँ। और थोड़ा फासला रखना, ये बिल्कुल आवश्यक है अगले वाले महीनों में भी, क्योंकि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये वायरस का प्रवेश ज्यादा हुआ नहीं जी। वो सुरक्षित है और इसका मतलब नहीं है कि वो वायरस नहीं आ सकता जी। कभी भी आ सकता है, किसी रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा आ सकता है जी। तो इसीलिए ये रक्षा के साधन अपनाना बिल्कुल आवश्यक है जी। लापरवाही की कोई जगह नहीं है जी। डॉक्टर रेड्डी, आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, जो किसी कपड़े से अपने मुंह और नाक को ढकते हैं, खासकर महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई, या फिर जो ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो ज्यादातर इस कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनको अपने उस कपड़े को कितनी बार कब कब धोना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ही कपड़े बहुत लंबे समय तक उपयोग करते हैं, वो गंदा भी हो जाता है, लेकिन उनको शायद समझ नहीं है। एक बार आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मास्क ये जरूरी नहीं है कि जो बाजार में हम जो सर्जिकल मास्क मिलता है वही खरीद के पहन लें जी। कपड़े वाला मास्क भी पहन सकते हैं। अगर मोटा वाला कपड़ा है वो 2 लेयर मतलब डबल लेयर मास्क बना के पहन सकते हैं जी। ये आवश्यक यही है कि उसके द्वारा ये वायरस प्रवेश न कर पाए जी। बस उतना ही है। मगर वो मास्क को, जो कपड़े वाला मास्क को धोना बिल्कुल आवश्यक है, इसीलिए कम से कम 2-3 मास्क बना लीजिए कपड़े का और रोज जो मास्क उतारते हैं उसको धो के रखिए ताकि दूसरे दिन और एक मास्क पहन ले, फिर तीसरे दिन पहले वाला मास्क पहन ले। तो मास्क को भी साफ रखना बिल्कुल आवश्यक है जी। मास्क ऐसा नहीं है कि मास्क गंदा भी हो जाए तो वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो ऐसी वाली बात नहीं है। मास्क को भी बिल्कुल साफ रखना आवश्यक है जी। बिल्कुल। झांसी से शिव बरन जी हैं फोन लाइन पर। शिव जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शिव जी, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हम शिव बरन पाटकर जी। हेलो जी, पूछिए। हाँ सर, हम पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए। हाँ सर, डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं सर जी। हेलो। हाँ हाँ, आपको सुन पा रहे हैं, आप पूछिए। हाँ ठीक है सर, तो हम ये पूछना चाहते हैं जी। हम जो है पिछले 20 सालों से रूमेटिक हार्ट डिसीज से पीड़ित हैं जी। अच्छा, और हमारे जो है 2 वॉल्व डैमेज है जी। एक माइट्रल वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व जी। तो एओर्टिक वॉल्व यानी सीवियर रिगर्जिटेशन है
और माइट्रल रिवर्जिटेशन मॉडरेट है जी। और हाइपरटेंशन है पिछले 20 सालों से जी। और इसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर भी है, हम दवाइयाँ नियमित ले रहे हैं पिछले 20 सालों से जी। अच्छा, समस्या हमारी ये है कि इस समय बड़ी चिंता लगी हुई है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना पेशेंट की जी। तो एकदम तनाव आ जाता है, घबराहट होने लगती है, आत्मजी में लाने लगा था तनाव की वजह से। तो हमें क्या अपनी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, जबकि हम दवा नियमित ले रहे हैं और नियमित सही परहेज कर रहे हैं और कोई भी नशा नहीं करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी, ये इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों की समस्या है कि वो चिंता में बहुत ज्यादा घुसते जा रहे हैं। देखिए, एक दिल का डॉक्टर भी हूँ जी, तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप ये सारे रक्षा के साधन अपनाएं वायरस को दूर रखने के लिए जी, मतलब फासला रखना दूसरे लोगों से और मास्क पहन लें और हाथ का बिल्कुल ध्यान रखें कि साफ रखें, तो फिर वायरस का संक्रमण बच सकते हैं। क्योंकि जिनमें दिल का बीमारी पहले से है, वायरस का संक्रमण से खतरा थोड़ा तो बहुत बढ़ता है जी। और इसके बारे में ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि आपको वायरस का संक्रमण की खतरा ज्यादा है जी। ऐसा नहीं है। तो फिर वर्के से वायरस बच के रहने का पूरा साधन अपनाइए और दवाइयां जो नियमित रूप से लेते हैं जी, बिल्कुल आप जारी रखिए। आप ये वायरस के बारे में आप चिंता करते बैठेंगे जी, और दूसरे लोगों के लिए भी ये मैं सलाह दूंगा कि ये अगर कोई भी व्यक्ति चिंता करते बैठेंगे तो फिर वो चिंता से भी उनका शरीर का इम्यूनिटी, मतलब कोई इन्फेक्शन से बचाव करने का शक्ति जो है, कुदरती शक्ति जो है, हम जो नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी, वो कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस या तनाव से वो इम्यूनिटी कम हो जाता है जी। तो मतलब एक तरीके से आप बहुत ज्यादा चिंता करेंगे तो वायरस को आप एक तरीके से आप न्योता दे रहे हैं कि आइए मेरे शरीर के अंदर। आप चिंता को दूर रखिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए और वायरस के ऊपर जीत पाइए जी। बिल्कुल। बिहार के बक्सर से लक्ष्मण पांडे जी हैं। लक्ष्मण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा दो प्रश्न है जी। हल्का पल्स का देसी उपचार है कि नहीं? एक बार दोबारा अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, देसी उपचार इसका है कि नहीं, पहले का सवाल है जी। ठीक है। दूसरा का सवाल है कि यदि विटामिन सी इसमें फायदा करता है तो सेलिन टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। कौन से टैबलेट का? सेलिन 500 mg का। डॉक्टर रेड्डी, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि इसका कोई देसी उपचार है या नहीं है? देखिए, देसी उपचार के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, इसलिए कि उसके बारे में कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है जी। हालांकि कुछ आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में भी कहा गया है कि उसमें कुछ ऐसे इलाज हैं जी, जिनसे कि हमारा जो खुद का कुदरती शक्ति होता है, इम्यूनिटी बढ़ता है। वैसे अगर हम अच्छे पौष्टिक आहार खाएं, खास करके ताजा फल और सब्जी खाएं जी, तो उससे भी हमारा जो ये वायरस के सामने हमारा जो इम्यूनिटी होनी चाहिए जी, वायरस के बचाव के लिए, वो बढ़ जाता है, कुदरती शक्ति बढ़ जाता है जी। तो इसीलिए देसी इलाज के लिए आप मत सोचिएगा, जो कुदरती तरीके हैं जी, खास करके पौष्टिक आहार जी, जो हम कहते हैं ताजा फल और सब्जी जी, दूध, दही जी, और जो नट्स वगैरह है जी, बादाम और काजू वगैरह जो कुछ भी है जी, जिससे भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, वो एक पौष्टिक आहार के रूप में आप अपना रक्षा पाइएगा जी। देसी इलाज के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो उनसे सलाह लीजिए, मगर अभी तक कोई विज्ञान में उसका कोई खास सबूत निकला नहीं जी। बिल्कुल। और इनका जो दूसरा प्रश्न था वो किसी टैबलेट को लेकर था। हम आपको एक बार फिर आकाशवाणी के माध्यम से बता दें कि कोरोना के इलाज में खुद से किसी भी दवाई का इस्तेमाल मत करिए।
जो भी आपको डॉक्टर की ओर से परामर्श दिया जाए सिर्फ उसी को फॉलो करिए। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं फोन लाइन पर। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। सवाल है जी, सैनिटाइजर से भी हाथ सुरक्षित नहीं रहते, कितने बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसको? जी डॉक्टर रेड्डी जी, ठीक सुनाई नहीं दिया मुझे। ये पूछ रहे हैं कि जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं हाथों को साफ रखने के लिए, ये कितनी देर तक असर करता है और एक दिन में कितनी बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सैनिटाइजर तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके पास पानी उपलब्ध ना हो जी। ऐसा नहीं कि खाली सैनिटाइजर के आधार पर ये पूरा दिन चला लें आप जी। तो सैनिटाइजर में ये जो अल्कोहल होता है कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद में वो एवापोरेट हो जाता है। अगर कीटाणु आपके हाथों को लग गया तो तुरंत उसको मारने के लिए काम आता है जी। ऐसा नहीं है कि आप अभी सैनिटाइजर लगाएं और 4 घंटे तक वो काम करता रहेगा, ऐसे नहीं है जी। तुरंत इस्तेमाल करने के लिए कोई वायरस अगर आपके हाथ में आ भी जाए तो उसको मारने के लिए है जी। तो बाकी समय में आप पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, पानी और साबुन से हाथ धोइएगा। जी जी बिल्कुल। आरके बंसल जी हैं। आरके जी, कार्यक्रम में स्वागत है। मध्य प्रदेश से ये जुड़ रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब जी फरमाइए। हाँ डॉक्टर साहब को नमस्कार, आनंद जी को भी नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मानसून का आगमन हो चुका है जी, और अगर बारिश में मास्क गीला हो जाता है तो उस स्थिति में हम उसको पहन के उपयोग कर सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न ये है कि बारिश में अगर हम भीग गए जी और हमारे हाथ पैर भी गीले हो गए और हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो क्या साबुन से हाथ धोना जरूरी है? जी डॉक्टर रेड्डी जी, जो पहला वाला प्रश्न तो ठीक मैंने सुन लिया जी। देखिए, बारिश में जब आप निकलते हैं आप छतरी लेके निकलिए जी। और छतरी से ये दूसरा फायदा भी है, जब हाथ में छतरी है दूसरे व्यक्ति से फासला अपने आप बन जाता है। वो 2 मीटर का फासला आपको रखना चाहिए जी। आप खुला हुआ छतरी सर के ऊपर लगाएं और हाथ से पकड़ के चलें तो कोई व्यक्ति 2 मीटर के अंदर आपके नजदीक आ भी नहीं सकता जी। तो मास्क को आप बचा के रखिए पानी से। अगर भीग भी जाए तो मास्क बदल लीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि 2-3 मास्क रखिए, कपड़े का भी मास्क रख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर भिगा हुआ मास्क हाँ वायरस को शायद रोक सकता है, मगर वो ठीक नहीं है कि आप भिगे हुए कपड़े को मुंह के ऊपर लगा के चलें क्योंकि उससे नजला वगैरह भी हो सकता है। इसलिए आप भिगे हुए मास्क को मत इस्तेमाल कीजिए, मगर और एक स्पेयर मास्क रख लीजिएगा। मगर सबसे बेहतर है कि आप भिगे ना, इसीलिए छतरी लेके चलिए। डॉक्टर रेड्डी, इनका जो दूसरा सवाल था कि अगर ये भीग जाते हैं तो हाथ पैर वैसे गीले हो जाते हैं तो क्या उसके बाद भी साबुन से हाथ धोना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि ये चलते पानी में ये वायरस धुल जाता है जी। तो अगर हाथ गीला है उसका मतलब नहीं है कि वायरस धुल रहा है जी। वायरस भी शायद गीला हो जाएगा मगर धुला नहीं जी। तो ये बेहतर है कि आप पानी के साथ आप हाथ धोएं, क्योंकि वो चलते पानी में आप वायरस बह जाता है। और साबुन का अगर इस्तेमाल करें जी। वायरस के ऊपर एक फैटी कोट होता है जी। तो एक जो चर्बी जैसा होता है जी। वो चर्बी घल जाता है जी। और वायरस फिर निकम्मा बन जाता है वो, तो फिर उससे भी रक्षा होती है जी। तो पानी से रक्षा मिलती जरूर, मगर साबुन से और थोड़ा रक्षा बढ़ जाता है जी। बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो सभी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। आप जहां भी जाएं मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और साबुन पानी से हाथ बार बार धोते रहिए। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSGTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।